बंद कर दीजिए। जो चीज आपने पढ़ा है बस उसी का रिवीजन कीजिए, नहीं तो आधे छोड़ पूरे को धावे, आधा मिले ना पूरा पावे। तो इसलिए पूरा अगर पाना है, जितना आपने पढ़ा है उसमें से अगर पूरा पाना है तो आप नई चीजों को पढ़ना बंद कर दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, जब एग्जाम हॉल में जाइए तो 1 घंटे पहले से ही पढ़ाई लिखाई अपनी बंद कर दीजिए और खुद में विश्वास कीजिए कि जो आएगा मैं एकदम फोड़ दूंगा, कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है, निश्चित तौर पर आप अच्छे अंक स्कोर करेंगे। तो 1 घंटे पहले तक पढ़ाई बंद कर दीजिए। अगली बात कि केला ओला खा के जाइए। केला जो है आपके मस्तिष्क के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, काफी ज्यादा आयरन की मात्रा होती है, तो केला वगैरह खा के जाइए। पानी की बोतल जरूर लीजिए क्योंकि पानी से आपको एनर्जी मिलती है। आप जब मैथ के सवाल लगा रहे होंगे तो आपका दिमाग जो है वह शिथिल हो जाएगा, दिमाग जो है आपका थोड़ा सा उसको कहते हैं थक जाएगा, क्योंकि मैथ जो है ना एक आपके मस्तिष्क का व्यायाम है। इसलिए पानी जरूर ले जाइए क्योंकि 2 घंटे पानी पी लेंगे तो एनर्जी आपकी दूसरी आ जाएगी। तो ये बेसिक सी बातें रही। चलिए, काफी बच्चे जुड़े भी हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। हाँ, अभिनव गुप्ता जी, मैं कहाँ से हूँ? आपके घर के पास से ही हूँ, कोई उसमें वो नहीं है। हाँ, मेरा नाम रेणुका साहू है। ओके रेणुका। और साउंड अच्छा नहीं आ रहा है? यस, वेरी गुड। सौम्या ने इसका आंसर भी कर दिया है, वेरी गुड। और चलिए, क्या मेरी इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई और क्या सेशन की शुरुआत की जाए? जल्दी से एक बार कमेंट में यस लिखें, फिर हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। और काफ़ी अच्छा मैं खुद फील कर रहा हूँ, आप जो ऐसा देखते होंगे कि मेरे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा हंसी है, तो आप लोगों को खुशी है। आप लोगों से मिल करके मैं भी काफ़ी प्रसन्न हूँ। तो यदि सब कुछ ठीक ठाक हो तो सेशन की शुरुआत की जाए। यस सर, मैं बलरामपुर से हूँ। चलिए, वेरी गुड। जहाँ मैं रहता हूँ वहीं से हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए बता तो दिया सामने एक बच्चा, मैं बलरामपुर से हूँ, फिर क्या पूछते हो? वही प्रश्न, कहाँ से हो? ओके, बिल्कुल, भोलू जी तैयार हैं। AK साहू, मैं कोरिया से हूँ। बहुत अच्छा, कोरिया इज वेरी नाइस प्लेस। चलिए, अब देखिए आज का जो हमारा सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है वह कहता है कि x² - 16 इसका आपको करना है गुणनखंड। देखिए, गुणनखंड का मतलब होता है x की वैल्यू ज्ञात करना। सबसे पहले अगर आपसे गुणनखंड पूछे तो जो भी चीज दिया हुआ हो उसके बराबर का कितना कर लीजिए? 0। क्या कर लीजिए? बराबर का 0 कर लीजिए। और जो भी संख्या, यहां पे देखिए 2 जाति की संख्या है, एक जाति ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, और अलग अलग जाति वालों को अलग अलग कर लीजिए। तो इधर आपका है x², यह उधर जाएगा बॉर्डर के पार, उसको भेज देंगे तो माइनस से किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, इसके साथ तो आपका स्क्वायर भी है, तो अगर स्क्वायर भी है तो इस स्क्वायर को भी भेज दीजिए उधर। अब स्क्वायर जब कभी भी बॉर्डर पार जाता है तो वह किस में हो जाता है? अंडर रूट में हो जाता है। और अंडर रूट में जब किसी भी संख्या के साथ आप अंडर रूट लगाएंगे तो उसके साथ आप प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे, क्योंकि अगर हम अंडर रूट 16 की बात करें तो 4 का वर्ग होता है 16। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। लेकिन अगर इसे हम -4 का वर्ग भी करें तो भी कितना आएगा? 16 आएगा। इसलिए इसका प्लस का भी 4 होता है, माइनस का भी 4 होता है। इसलिए इसके साथ हमेशा जब अंडर रूट से संख्या को बाहर निकाला जाता है तो हमेशा दोनों चीजें लगाई जाती है, प्लस और माइनस। और अंडर रूट 16 की वैल्यू आप सबको पता है कितना? 4। तो x इसका आंसर हो जाएगा x = +-4। देखिए मेरे साथ करते चलिए। शिवा साहू, हाँ वेरी गुड, काफी बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत अच्छा आंसर किया है, बहुत अच्छा लगा। चलिए, वेरी गुड। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है 3 संख्याएं दिया हुआ है। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 7, 3 और 21। कितना दिया हुआ है? 7, 3 and 21। और इसका आपको ज्ञात करना है क्या? इसका आपको ज्ञात करना है मध्यानुपाती। क्या ज्ञात करना है? मध्यानुपाती। कभी भी मध्यानुपाती जब आप ज्ञात करो तो इसके लिए याद रखो, देखो ऐसा ही सवाल मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले छोटा सा सवाल रहेगा, उसमें गुणनखंड आपसे पूछेगा, फिर आपका ये रहेगा आपका जो अनुपात समानुपात का प्रश्न है। तो इसमें देखिए टोटल 4 संख्याएं होनी चाहिए, इनको रीअरेंज कर लो। अब 4 संख्याएं, मान लो एक संख्या इसके साथ, और मान लो जैसे 4 संख्याएं होनी चाहिए तो एक 7 है ही, और एक आपका 3, हाँ सॉरी 3 ही है, हाँ एक 7 है ही, एक 3 है, और दूसरा कितना है? 21, और चौथे को आप मान लो x।
अब इन संख्याओं को थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, इसको अनुपात के रूप में लिख दो और इन दोनों को समानुपात के रूप में लिख दो, तो ये हो जाएगा 21 और अनुपात कितना हो जाएगा x का। क्या इतनी बातें समझ में आई? अब इसके बाद अनुपात का मतलब आप जानते हो, अनुपात का मतलब होता है भाग देना, यानी इसका इससे आपको डिवाइड करना है, तो इसको लिख सकते हो 7 बटे कितना 3, और समानुपात को आप बराबर लगा दोगे, समानुपात की जगह पे क्या लिख लोगे बराबर, इधर आपका 21 है, 21 अनुपात x है, तो 21 बटे कितना हो जाएगा x। अब बस कुछ नहीं करना है, पीरियड गुणा करा दो, ये आपका कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो 7x हो जाएगा, x का गुणा होगा तो, और ये 21 में 3 का गुणा होगा तो 21 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको तो x का मान ज्ञात करना है, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती आपको आपने किसको माना है, x को माना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा 21 इंटू 3 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7, तो 7 एक कम 7, 7 त्रिक होता है 21, तो x बराबर कितना आया 3 त्रिक का 9, यानी x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है आपकी 9 आ रही है। यही आपका क्यूट सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। देखिए काफी बच्चों ने राज, सौम्या और एसके गेमर, फूड अवे, एके साहू, एके साहू कैसे आपका 6 आ रहा है आंसर, 9 आएगा, ओके। अभिनव गुप्ता, देखिए टीचर कोई खराब नहीं होता, सारे टीचर अच्छे होते हैं और ऐसा कुछ नहीं है, आपके स्कूल और विद्यालय के जो भी टीचर हैं बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराया, कोई बात नहीं, हो गया, गलतियां होती हैं, कल्टी मारो 9 पर आओ, चलो गलती से चला जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होती हैं गलतियां, इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है, इंसान अगर गलती नहीं करेगा तो फिर सीखेगा कैसे। ओके, वेरी गुड। अगले क्रम में आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 रहा, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 बिंदु दिया हुआ है, कौन कौन है, 2 3 और 2 7, एक बिंदु दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है, ए बिंदु दिया हुआ है 2 3, और बिंदु बी बराबर दिया हुआ है 4 और 7, बिंदु बी बराबर दिया हुआ है 4 और 2 और 7, 4 नहीं, यहां पे कितना है 2 और कितना है 7 है। देखिए डिजिट कुछ भी हो, डिजिट से आपको दिक्कत नहीं है, बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए और मेथड सही होना चाहिए। और लंबे क्वेश्चन में देखिए होता क्या है कि जैसे अगर जहां तक आपको आता है, मैथ का ये सिद्धांत है, अब तो क्या है कि जैसे पहले ये होता था कि अगर आंसर नहीं आया तो पूरा पूरा नंबर काट दिया जाता था, लेकिन अब ये रूल नहीं है। आप नेटवर्क की कोई समस्या हो गई थी जिसके लिए माफी चाहता हूं, एक बार फिर से समस्या हो गई थी, सेशन चालू करते हैं। माफी चाहता हूं। बाबू अमित, मोबाइल ले जाओ, उसको बंद कर दो थोड़ा।
उसको बंद कर दो अभी थोड़ा सा। यस, अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। एक बार सब सही से चल रहा हो तो कमेंट कीजिए। हाँ, भारत दुबे, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, स्टार्ट करते हैं। अगर सब कुछ अब फिर से सही से चल रहा हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर चलेंगे। एक बार कमेंट में यस लिखिए, फिर से चलेंगे, जल्दी से शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। कुछ टेक्निकल इशू आ जाने के कारण कुछ समस्या आ गई थी। हाँ, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, दूसरा और तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर चौथे पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि 2 बिंदु दिया हुआ है और इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए सभी बच्चे एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। चौथा सवाल देखिए कह रहा है कि ये 2 बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए और बिंदु बी। अब कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको पता भी होना चाहिए कि जो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के जो निर्देशांक का सूत्र होता है वह मध्य बिंदु के निर्देशांक को x, y से डिनोट करते हैं और x, y बराबर आपका होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये आपका होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। अब देखिए यहां पे 2 बिंदु जो आपको दिया हुआ है, इसमें देखिए सबसे पहला अगर बिंदु की बात करें हम, तो जो पहला होता है वह हमेशा पहले का स्थान x होता है और दूसरे का स्थान हमेशा होता है y। और x वाले को हम कहते हैं क्या, x वाले को कहते हैं भुज और y वाले को कहते हैं कोटि। यानी कि कभी भी जब 2 बिंदु लिखा जाता है तो हमेशा पहले भुज लिखा जाता है, उसके बाद कोटि। तो यहां पर देखिए x के जगह पे यह भी है, x के जगह पे यह भी है, तो इसको वाले को हम x1 मान लेते हैं। यह आपका x1 है और ये आपका क्या है, x2 है। ये आपका y1 है और ये आपका क्या है, y2 है। अब आपको x1 y1 और x2 y2 का मान आपको क्या है पता है। अमित उसको बंद कर दो ना, बंद। इसका मान आपको पता है x1। अब बस इसी समीकरण में आपको क्या करना है, रख देना है। अब इसमें आप रखोगे x1 का मान आपका 2 है, x2 का मान 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 बटे 2 और कामा ये हो जाएगा आपका, इसका मान 3 है और इसका मान 7 है, तो 3 प्लस 7 बटे 2, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको हल कर लो, ये आपका 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 बटे 2 कितना होगा 2, 7 और 3 कितना होगा 10, 10 बटे 2 कितना होगा 5, तो 2,5 आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। यही आपका क्यूट सा प्यारा सा आंसर है। देखिए काफी बच्चों ने कमेंट किया हुआ है, सीता साहू क्या, हाँ क्वालिटी वीडियो की सही नहीं है। अगर क्वालिटी सही नहीं हो तो 3 डॉट पे जा करके अपने आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा क्या कर लें, इंक्रीज कर लें, क्वालिटी को बढ़ा लें। 360 पे अगर ना चल रहा हो तो 420 कर लें उसमें। यस राज वेरी गुड, 2 और 5 फूड अवे और AK साहू वेरी गुड, भोलू 2 और 5 आंसर। चलिए काफी बच्चों ने एकदम राइट जवाब किया है। अब अगले क्रम में जो आपका 5वां सवाल है, देखिए काफी अच्छा सा और प्यारा सा सवाल है। मैं यहां पर सवाल पहले लिखता हूं और सवाल लिख करके मैं जब तक मिटाऊंगा तब तक आप लोग खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। सवाल आपका है सेक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सेक 70 डिग्री है और डिवाइड बाय कितना है, कोसेक 20, डिवाइड बाय कितना है, कोसेक 20 है और बराबर प्लस साइन 59 डिवाइड बाय कॉस 21। ये आपका आंसर है और आपको इसका मान क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तब तक आप लोग इसको हल करने का एक बार प्रयास कीजिएगा। वेरी गुड अभिनव गुप्ता, वेरी गुड, आपका आंसर भी आ चुका। चलिए काफी अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, देख करके ना वास्तव में दिल से खुशी में होती है कि आपने अपनी तैयारी ठीक ठाक ढंग से करी है। और जो भी आप लोगों को जिस भी टीचर के द्वारा आपने पढ़ा उस टीचर को मेरा बार बार कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि देखिए शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है जिसके मार्गदर्शन पर बच्चा अपने लाइफ का निर्धारण करता है। तो देखिए काफ़ी बच्चे ने अभिनव गुप्ता वेरी गुड,
काफी अच्छा आंसर डाली साहू, वेरी गुड। चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है सेक 70। कुछ हम ऐसा कर दें जो कि सेक बदल जाए कोसेक में, तो सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वह सेक को किस में बदल देता है, कोसेक में बदल देता है। तो अब अगर इसको हम चाहें सेक को लिखना, तो सेक को अगर 90 माइनस थीटा लिखना चाहें तो 90 से कितना कम है, 20 कम है, तो इसको हम 90 माइनस 20 बोलो लिख सकते हैं कि नहीं भाई। 70 को 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। नीचे वाले को ऐसे ही का ऐसे रहने दो, 20 हो गया। डिवाइड प्लस ये आपका है साइन 59। अब साइन 59 को भी क्या हम 90 माइनस 21 लिख सकते हैं क्या? 90 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 59 ही तो आएगा। अब तो इसको हम रख देते हैं 59। 31 दिया हुआ है क्या? हाँ यस, ये वाला आपका कितना दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, तो इसको आप 31 बना लीजिए। 90 में से 31 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 59 आएगा। तो डिवाइड बाई नीचे वाले को आप ऐसे ही रहने दो, cos 31। अब देखो 90 जो है सेक को किस में बदल देता है, कोसेक में बदल देता है, तो यह आपका बदल जाएगा किसमें, कोसेक में। और कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है और थीटा के जगह पे 20 है, तो कोसेक 20 बटे ये हो जाएगा आपका कोसेक 20 प्लस ये आपका साइन, साइन को 90 कॉस में बदल देता है, तो यह भी किस में हो जाएगा, कॉस, और थीटा के जगह पे 31 है, तो कॉस 31 बटे कितना हो जाएगा, कॉस 31। अब देखिए कॉस 20 से कॉस 20 बर्बाद हो जाएगा, कॉस 31 से कॉस 31 बर्बाद हो जाएगा, यहां पे भी बचेगा एक, यहां पे भी बचेगा एक, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 2। यही आपका प्यारा सा क्यूट सा आंसर है। काफी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब किया है और मेरे उत्तर आने से पहले ही काफी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है। चलिए वेरी गुड। अब अगले क्रम में आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, प्रश्न संख्या 6। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 6 कहता है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का आपको माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संख्याओं की, तो प्राकृतिक संख्या कहते किसको है, प्राकृतिक संख्या जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो के बाद की जो भी धनात्मक संख्याएं हैं, यानी 1 2 3 4 यहां से लेकर के अनंत तक प्लस इनफाइनाइट तक संख्याएं जो होती हैं, वे सारी की सारी कौन सी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। अब 10 प्राकृतिक संख्याओं, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले अगर हम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे दो संख्याएं हैं a और b, a और b दो संख्याएं हैं और इनका आपको ज्ञात करना है माध्य। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी संख्याएं रहेंगी उतने संख्या का भाग लगा देंगे। यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका मीन कहलाएगा, यही आपका माध्य कहलाएगा। अब आपके पास संख्याएं हैं 10, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए काफी बच्चों का आंसर आने भी लगा, 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 10 प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी, 1 2 3, सभी को क्या कर दो, जोड़ दो, 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और प्लस कितना कर दो, 10, और डिवाइड बाई कितना कर दो, 10 कर दो, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, 10। अब इन सारी संख्याओं को क्या कर दो, जोड़ दो, इन सारी संख्याओं को क्या कर दो, जोड़ दो, और इन सारी संख्याओं को जोड़ करके 10 का क्या कर दो, भाग लगा दो। तो इन सारी संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना आएगा, इन सारी संख्याओं को आप अगर जोड़ते हो तो कितना आएगा, आपका आएगा 55। कितना आएगा, 55 बटे 10। अब जब देखिए छोटे से आप रहे होंगे, नन्हे से छोटी सी क्लास में जब रहे होंगे, तो आपको सिखाया जाता होगा कि अगर इस प्रकार से संख्या है, इसका भाग लगाना है, तो अगर नीचे में एक जीरो है तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाली पूरी संख्या को हटा देना है और पीछे से एक अंक पे क्या कर देना है, दशमलव लगा देना है। यही क्यूट सा आंसर हो जाएगा। काफी बच्चों ने के साहू भोलू और श्रेया जायसवाल, एमटी टोटल गेमिंग, और काफी बच्चों का राज, सौम्या कश्यप, सीता साहू, काफी बच्चों का बिल्कुल राइट जवाब है। और अच्छा लगता है आप लोगों का जवाब देख करके, क्योंकि आपके जवाब से हमें पता चलता है कि जी बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हुई है, और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर करेंगे और बहुत ही अच्छा नंबर ला करके अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। अगले क्रम में क्वेश्चन संख्या 7वां देखिए, प्रश्न संख्या 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपको एक श्रेणी दी हुई है, क्या दी हुई है, एक श्रेणी दी हुई है 24 21 18। कितना दी हुई है, 24
21 और कितना दी हुई है 18 डॉट डॉट डॉट, इसके 78 पदों के योगफल का मान आपसे पूछ रहा है, यानी S 78 का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब ये देखिए समांतर श्रेणी का एक प्रश्न है, कितने 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 बच्चे इसको कर सकते हैं, एक बार यस लिखेंगे कमेंट में, मैं देख रहा हूं यहां से कमेंट सबका, एक बार यस लिखेंगे कि कितने बच्चे इस समांतर श्रेणी के सवाल को एकदम बिल्कुल चुटकी में उड़ा देंगे। प्लीज फास्ट कमेंट। यस, वेरी गुड। भरत दुबे, चंचल और एके साहू, राज, सीता, एक टोटल गेमिंग, भोलू, मायाराम, वेरी गुड। काफी बच्चे कर लेंगे, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट देख करके। देखिए समांतर श्रेणी का जो श्रेणी होता है उसका सबसे पहला पद जो होता है उसको हम नाम से जानते हैं किससे, प्रथम पद, और जिसको ए से व्यक्त करते हैं। तो प्रथम पद आपका कितना है, 24 है। प्रथम पद कितना हो गया, 24 हो गया। दूसरा आता है एक सर्वांतर, सर्वांतर यानी दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाते हैं, जितना मान आता है वह कहलाता है सर्वांतर। पहला पद कितना, दूसरा पद कितना है 21, या तीसरे पद से दूसरा पद, यानी कि एक बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाया जाता है, इतना ध्यान दीजिएगा। 21 में से 24 को घटाएंगे तो 3 नहीं आएगा, कितना आएगा, -3। समझ गए बात को। अब दूसरी बात, n का मान दिया हुआ है आपका, n का 78 का मान पूछ रहा है ना, आपके पास ये ना सूत्र होता है Sn, तो n के जगह पे कितना है 78, तो n का मान कितना है आपका 78, और Sn का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बहुत, इस सवाल को हमें नहीं लगता बताने की जरूरत होगी। इस सूत्र को Sn बराबर होता है n/2 और कोष्टक में 2a + n-1 और इंटू में होता है d। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इस सूत्र में हमें सारे के सारे मान को उठा करके क्या करना है, रख देना है। Sn के जगह पर हम n के जगह पे 78 रखते हैं, तो ये हो जाएगा S78, और ये n का मान 78 है तो ये हो जाएगा 78/2, और ये हो जाएगा 2 × a का मान 24 है तो a की जगह पे 24, n का मान कितना है 78, 78 में से 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा आपका 77, और 77 × d लिखा हुआ है तो इंटू में d का मान कितना है -3, तो ये मान हो जाएगा आपका -3। अब इसके आगे मैं करने वाला नहीं हूं, जल्दी से मैं चाहूंगा कि कमेंट करके इसका आंसर जल्दी से जल्दी हल करके बताया जाए, क्योंकि अगर इतना कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पाओगे ना तो यकीन मानिए कि आपका मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। यहां पर देखिए, इसको चलिए एक स्टेप और कर देते हैं जब तक बच्चों का आंसर आ रहा है। भरत दुबे 1627, चलिए कुछ बच्चों का और आ जाए, 1627, अच्छी बात। -1627 या +1600, कैसे अलग अलग आंसर आ रहा है। 7137, सीता साहू। अभी बच्चों का आंसर प्राप्त नहीं हुआ हमें, जल्दी जल्दी कीजिए, देखिए कितना आता है। S78, 78/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 39, और इंटू में 24 दूना कितना हो जाएगा आपका, 24 दूना आपका हो जाएगा 48, प्लस ये 77 × 3, 3 सते प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 सते 21 की 1 हासिल 2, 3 सते 21 और 2 कितना हो जाएगा आपका 23। अब यहाँ से कीजिए, देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि आंसर आपका माइनस में ही आना चाहिए। कैसे कैसे बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है। इकहत्तर 7137, जिन भी बच्चे का यस 78 इक्वल टू जितना 7137
7137 जिन भी बच्चे का आया है वो भी माइनस का 7137, क्योंकि यहां पे देखिए संख्या बड़ी है, माइनस का गुणा होगा, माइनस में इतने का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7137। यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए काफी बच्चों ने डिस्टर्ब हुए काफी बच्चे, कुछ बच्चों का 720 आ रहा है, तो कुछ बच्चों का 71, हाँ जिन बच्चों का 7137 है उनका आंसर एकदम बिल्कुल राइट है। वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला जो सवाल है, मैं सबसे पहले सवाल को यहां पे लिख देता हूं, फिर हम बोर्ड को मैं साफ करूंगा, तब तक आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला जो सवाल है यह एक आपका मेंसुरेशन का सवाल है। कहता है कि बेलन के आधार की परिधि का मान, यानी कि आपका जो सवाल नंबर 8 है उसमें परिधि को किससे प्रदर्शित करते हैं, 2 पाई आर से। 2 पाई आर का मान आपका दिया हुआ है कितना, 2 पाई आर का मान दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर। और आगे कहता है कि ऊंचाई उसकी कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी h का मान आपको दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन, यानी कि आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है बेलन का आयतन। अब सबसे पहले मैं चाहूंगा कि बेलन के आयतन का आप लोग फार्मूला लिखें, उसके बाद सवाल को हल करें। जल्दी से देखते हैं किस बच्चे का सबसे फास्ट आंसर आता है। इसमें से जल्दी से बेलन के आयतन का फार्मूला लगाएं और सब वैल्यू को रखें और इसका मान ज्ञात करें। चलिए एक बार, अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो तो एक बार बता दो, हमें भी इंफॉर्मेशन दे दो यार, मैं भी थोड़े बहुत मजे ले लूं आप लोगों के साथ। क्यों, क्या चाहते हो आप लोग? मजा आ रहा हो तो बोलो एक बार सेशन में। 4 and 12, 4 and 12। भारत दुबे, चलिए वेरी गुड, 6160। चलिए बिट्टू जी मजा आ रहा है, बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। देखिए बेलन का आयतन भी बराबर आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। हमें आर की वैल्यू चाहिए और एच की वैल्यू चाहिए। अगर 2 की वैल्यू मिल गई तो हमारा काम हो जाएगा, जिसमें से 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है कितना, 88। तो अगर यहां से हम आर की वैल्यू निकाले तो 2 पाई को भेज दो ना बॉर्डर के उस पार, तो ये आपका 88 हो जाएगा। और 2 पाई जब बॉर्डर पार होगा तो यहां इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो 2 पाई किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, एच का मान हमें दिया हुआ है। बेलन के आयतन भी में लगाओ, पाई का मान, पाई के जगह पे पाई ही रख दो अभी। आर स्क्वायर का मान आपका कितना हो जाएगा, यहां से इंटू, इसको मान को थोड़ा हल कर ही लो, ज्यादा अच्छा होगा। ये कितनी बार में कट जाएगा, 44 बार में। और पाई का मान होता है 22/7, तो यहां से आर इक्वल टू हो जाएगा 44 इंटू 22, और 7 बटे के बटे में होगा तो ऊपर चला जाएगा। 22 दूना हो जाएगा कितना, 22 दूना हो जाएगा 44। आर का मान कितना आ गया, 14। तो यहां पे आप इसको क्या कर दो, 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू कितना कर दो, 14, और साथ में कितना कर दो, 10। अब इस मान को हल कर लो। भी का मान, इस 22 का मान, पाई का मान रख लो 22/7, और इंटू में कितना, 14 इंटू 14, और इंटू में कितना कर लो, 10। 7 दूना के कितना हो जाएगा, 14, और 22 दूना हो जाएगा कितना, 44। 22 दूना हो जाएगा 44, और 14 दहाई में कितना हो जाएगा, 140। अब इसका मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, देखो कितना आता है। कितने का गुणा करना है, 44 में 14 का। किसका गुणा करना है, 44 में 14 का। 44 इंटू कर दो कितना, 14। हाँ 6160, जिस भी बच्चे का आया 6160, तो 6160 आपका आंसर आया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यह आपका आयतन है, यह क्या है, आपका आयतन है। तो आयतन की इकाई आप यहां पे जरूर लिखोगे घन सेंटीमीटर। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का क्यूब। यही आपका क्यूट सा और प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यूट सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। जिन भी बच्चों का, श्रेया जायसवाल, राज और सौम्या कश्यप, बिट्टू, काफी बच्चों का अच्छा रिस्पांस रहा। अभिनव गुप्ता, एके साहू जी, बिल्कुल अच्छे, घन सेंटीमीटर, बिल्कुल अच्छी बात। आयतन का जो आपका इकाई होता है वह कितना होता है, घन सेंटीमीटर होता है। तो इसकी इकाई आपकी कितनी हो जाएगी, घन सेंटीमीटर इकाई हो जाएगी। काफी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। भरत दुबे 6160, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है क्या, अगला प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या के वर्ग
सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। हमें यह चीज क्या करनी है, सिद्ध करनी है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसी प्रकार से ना एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। या तो आपको यह बोले कि सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है, या आपको यह बोले कि सिद्ध कीजिए कि सम संख्या का वर्ग एक क्या होता है, सम संख्या होता है। एक मैं यहां पे बता दूंगा, जो बच्चा कर लेगा जी बन जाता है, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चा, एक मैं बता देता हूं यहां, जो बच्चा इसको कर लेगा, इसी पर आधारित आप सम संख्या को क्या कर सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो सम संख्या को भी। देखिए विषम संख्या सबसे पहले हम मानेंगे, यहां पे एक विषम संख्या माना। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, कोई भी दुनिया की सम संख्या ले लो, कोई भी दुनिया की सम संख्या ले लो और उस सम संख्या में एक जोड़ दो। कोई भी दुनिया की कोई भी सम संख्या ले लो और उस संख्या में मात्र एक जोड़ दो, तो वह विषम संख्या आपकी बन जाती है। तो इसलिए हमने विषम संख्या माना, एक सम संख्या ले लेते। और दूसरी बात, किसी भी संख्या, दुनिया की कोई संख्या हो, उसके साथ अगर 2 का गुणा कर दो तो वह सम संख्या बन जाएगी। किसी भी संख्या के साथ अगर 2 का गुणा कर दो तो वह सम संख्या बन जाएगी, और किसी भी सम संख्या के साथ अगर 1 जोड़ देते हो तो वह विषम संख्या बन जाती है। तो यहां पर हमने a लिया, a में 2 का गुणा किया, सम संख्या बन गई, और 1 हमने इसमें जोड़ दिया तो आपकी क्या हो गई, विषम संख्या। तो माना विषम संख्या इतनी है। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। क्या चलते हैं अब, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमको क्या करना है, इस संख्या का वर्ग करना है, और हमें यह दिखाना है कि विषम संख्या के वर्गों का योगफल सदैव एक क्या आती है, सदैव एक आती है, विषम संख्या आती है। चलिए करते हैं इस सवाल को। अब ये देखिए, इस संख्या का प्रश्नानुसार चलेंगे तो ये आपका 2a + 1 है, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। और आप जानते हो कि ये a + b के होल स्क्वायर पर खुलेगा, और आपका a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वह कितना होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। क्या मैं इस फार्मूले को सही लिखा हूं, एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्या इस फार्मूले को मैं सही लिखा हूं? फास्ट कमेंट। अब देखिए इसी पे खोलेंगे, a के जगह पे आपका 2a है, b के जगह पे आपका 1 है। जिन भी बच्चों को बनता है बहुत ही अच्छी बात है, और जिन बच्चों को नहीं बनता है वो पूरे फोकस के साथ यहाँ पे ध्यान देंगे। अब इसका इस पे हम खोलेंगे तो a का स्क्वायर यहाँ है, a का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और a का स्क्वायर होगा a का स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस का 2ab, तो 2 इंटू a का मान कितना है 2a है, b का मान कितना है 1 है। स्क्वायर पे हमने खोल दिया। अब इसको करो हल, 4a का स्क्वायर है, प्लस का ये आपका 1 है, और प्लस में 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4a, और 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 ही होगा। अब a वाले पदों को एक साथ कर लो, ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर, और प्लस का ये आपका हो जाएगा 4a, और प्लस का कितना हो जाएगा 1। अब यहां पे 4a दोनों में से कॉमन है, तो 4a अगर दोनों में से बाहर निकाल लें तो यहां पे बचेगा a + 1, और प्लस का बाहर बचेगा 1। अब इसको ध्यान से देखो, हमने आपको पहले क्या बताया, हाँ कल लाइव फिर से पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए। हमने यहां पे आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि किसी भी दुनिया की किसी भी संख्या के साथ अगर सम संख्या का गुणा करते हो तो सम संख्या आती है, और दुनिया के किसी भी सम संख्या में अगर एक जोड़ते हो तो वह विषम संख्या हो जाती है। अब यहां पे देखो, ये आपका 4a क्या है, सम है कि विषम है, 4 आपकी सम संख्या है ना, तो किसी भी संख्या के साथ सम संख्या का अगर मल्टीप्लाई होता है तो वह कैसी संख्या बन जाती है, वह बन जाती है सम संख्या। वह क्या बन जाती है, सम संख्या। और सम संख्या में जब एक जोड़ा जाता है तो यह क्या बन जाती है, यह बन जाती है विषम संख्या। हमें यही तो सिद्ध करना था। हमने एक विषम संख्या लिया और विषम संख्या का वर्ग किया, और हमने यह सिद्ध किया कि सम संख्या +1 किसके बराबर होती है, विषम संख्या के बराबर। तो यह आपका सिद्ध हुआ। यहां बहुत ही प्यारे ढंग से लिखेंगे, क्या, इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, यानी कि यह आपका सिद्ध हुआ। अब बताइए कितने बच्चों को एकदम बिल्कुल हलवा हो गया ये प्रश्न, कितने बच्चों को बिल्कुल हलवा हो गया, जल्दी से कमेंट कीजिए एक बार S, फिर चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे। जी वेरी गुड, श्रेया जायसवाल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुशल टंडन, बहुत अच्छा, हाँ वेरी गुड। चलिए एक बार अगर सबको हलवा हो गया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में हलवा लिखेंगे सब लोग, फिर चलते हैं अगले
प्रश्न की ओर, जो कि आपका प्यारा सा प्रश्न बनेगा। एक प्यारा सा गुणनखंड है, क्वेश्चन नंबर 10। तब तक मैं यहाँ पे गुणनखंड लिखूंगा जब तक आप लोग हल करोगे, और हल करोगे तो उसके बाद तब तक मैं साफ करूंगा उधर। ठीक है जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। काफी बच्चों ने हलवा लिखा। अब यहां पे देखिए किसके किसके, ओहो एक बार फिर से फूड, अबे चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए यहां पे है क्या, चलिए तब तक और बच्चे जिनका हो चुका है वे एक गुणनखंड है करेंगे 10x माइनस, एक बार आप लोग करेंगे, बाकी बच्चे जिनको समझ में आ गया, और जिनको समझ में नहीं आया मैं फिर से समझाऊंगा, देखेंगे एक बार। और 10x बराबर इक्वल टू दिया हुआ है 3, इसका आपको क्या करना है, इसके आपको ज्ञात करना है मूल। इस समीकरण के आपको क्या ज्ञात करना है, इस समीकरण के मूल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए फास्ट कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, और जिस किसी को भी ये समझ में नहीं आया वो थोड़ा सा एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए हमको बोला था कि सिद्ध कीजिए कि एक कोई अगर विषम संख्या है तो उस विषम संख्या का वर्ग करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह हमेशा एक विषम संख्या होती है। हमें यह चीज क्या करनी है, सिद्ध करनी है। हमने एक विषम संख्या लिया, हम मानते हैं कि दुनिया की कोई भी संख्या हो उसमें अगर सम संख्या, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसके साथ अगर किसी भी सम संख्या का गुणा किया जाए तो वह सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे अगर 3 है, 3 में अगर 2 का गुणा कर दे, 2 एक सम संख्या है, तो 3 में अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो 3 दूना 6 एक सम संख्या होती है। यानी किसी भी विषम संख्या में या सम संख्या में अगर 2 का या सम संख्या का गुणा करते हो तो सम संख्या आएगी। कोई भी एक आप सम संख्या ले लो, कोई भी आप एक विषम संख्या ले लो, कोई भी एक विषम संख्या ले लो, उसमें अगर एक जोड़ दोगे तो वहां पे सम संख्या होती है, और यदि कोई भी विषम संख्या ले लो उसमें एक जोड़ दो तो वह सम संख्या हो जाएगी। तो ए हमने एक संख्या लिया, उसमें एक सम संख्या का गुणा करा दिया, तो यह संख्या कौन सी हो गई, सम संख्या हो गई। और सम संख्या में एक जोड़ दो, जैसे 6 आया, 6 एक सम संख्या है, 6 में एक जोड़ दो 7 हो जाएगा, 7 एक विषम संख्या हो जाएगी, तो यह संख्या कौन सी है, विषम संख्या। इसको जब जोड़ दिए हमने एक को, इस सम संख्या में एक को हमने प्लस कर दिया, तो हमें जो प्राप्त हुई वह कैसी संख्या प्राप्त हुई, विषम संख्या। तो हमने एक विषम संख्या ले लिया। अब प्रश्न में कह रहा है कि विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। अब हमने विषम संख्या लिया ही था, इसका वर्ग कर दिया। इसका वर्ग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसके जगह पर खुला, a के जगह पर 2a है, b के जगह पर 1 है। इस समीकरण में हमने इस मान को रखा, हमारा ये आ गया। अब यहां पर देखिए यह एक सम संख्या है, सम संख्या में किसी भी दुनिया का गुणा कर दो, किसी भी संख्या से गुणा कर दो, हमेशा प्राप्त होगी आपको सम संख्या। और किसी भी सम संख्या में एक अगर जोड़ दो तो हमें प्राप्त होगी विषम संख्या, जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अगर यही उल्टा आपसे पूछ दे, विषम संख्या की जगह पे सम संख्या पूछ दे, तो आप क्या करोगे, यहां पे 2a जो माने हो ना, प्लस 1 माने हो ना, यहां पे कोई विषम संख्या ले लेना, कोई भी सम संख्या ले लेना, उसका वर्ग कर देना, और वह उसका वर्ग करोगे तो हमेशा एक क्या आएगी, सम संख्या आएगी। तो वह और आसान है, इससे भी ज्यादा आसान है, तो उसको आराम से हल कर सकते हो। अब बताइए क्या सबको समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे कि माना एक विषम संख्या इतनी है, और फिर प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार इस विषम संख्या का हम वर्ग कर देंगे और एकदम हूबहू उतार दो। और ऐसे अगर करोगे ना, वास्तव में बता रहे हैं आपको कि एग्जामिनर का दिल एकदम खुश हो जाएगा कि वास्तव में बच्चे ने कंसेप्ट सीखा है। क्योंकि यहां पे हमने ऐसे लिखा ना कि 4a इंटू a प्लस 1, इंटू हमने यहां लगाया और नीचे लिखा सम संख्या। यानी कि ये आपको ये प्रदर्शित कर रहा है कि आप एग्जामिनर को ये बताना चाहते हो कि अगर किसी सम संख्या का इंटू अगर किसी भी संख्या के साथ हो जाए तो हमेशा क्या आती है, सम संख्या आती है। और आप ये बताना चाहते हो कि अगर 1 किसी भी संख्या में जोड़ दिया जाए सम संख्या में तो हमेशा प्राप्त होती है विषम संख्या। तो जब एक लाइन इसको लिख दोगे ना, तो एग्जामिनर का दिल बता रहे हैं गदगद हो जाएगा एकदम से, एग्जामिनर का दिल बिल्कुल गदगद हो जाएगा एकदम से। सीता साहू माइनस प्लस थोड़ा सा चेक कीजिए, मुझे थोड़ा डाउट है इस गुणनखंड में। अगर अब बताइए सभी बच्चे को यह सवाल समझ में आ गया? क्या सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया? मिटाया जाए। 10 का आंसर नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है, मैं बनवाने के लिए ही हूं। देखिए
एग्जाम में कभी आपको एकदम नॉर्मल ही गुणनखंड नहीं आएगा, उसमें निश्चित तौर पर एक आपका कॉम्प्लेक्स जरूर पूछेगा। तो इसलिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है, आपके मॉडल पेपर में दिया ही हुआ है। चलिए, सबको समझ में आ गया, तो अब इसको रफ करते हैं और आपके गुणनखंड को हल करने का प्रयास करते हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में जो भी गुणनखंड आपने देखा, वह गुणनखंड आपका कुछ इस प्रकार से रहा होता होगा, जो कि आपका क्या है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से अगर आपका गुणनखंड मिल जाता आपको, तो आप बिल्कुल इसको हलवा कर देते। बहुत सारे बच्चे इसको भी कर लेंगे, कोई बहुत इशू की बात नहीं है, बहुत बच्चे किए भी हैं, जैसे अभिनव गुप्ता, सीता साहू। लेकिन थोड़ा सा मुझे माइनस प्लस में कन्फ्यूजन हो रहा है, आप देख लो एक बार, दोनों माइनस माइनस राज शायद, चलिए देखते हैं, करते हैं कितना आता है। यहां पे देखिए, आपका दिया हुआ है सवाल। सबसे पहले इस चीज को आप इस रूप में बदलो, ये आपका मानक समीकरण है द्विघात समीकरण का। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, इस रूप में बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले 3 को उठा करके बॉर्डर के इस पार ले आओ, तो ये आपका है 10x माइनस का 1/x और 3 प्लस का 3 जब बॉर्डर इस पार आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर का बचेगा अंडा 0। अब यहां पर देखिए, हमें एक चीज है जो परेशान कर रही है। पहला चीज ये है कि इस x का स्क्वायर में 2 नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात कि ये एक बटे के रूप में है। इस बटे को हटाने के लिए क्या ऐसा हम कर दें कि बटा वाला हट जाए। अगर बाई द वे मान लो ऊपर में हम x का गुणा करा देते हैं, तो इस x से x कट जाता, नीचे वाला संख्या हमारी हट जाती, सारा टेंशन दूर हो जाता। लेकिन हम केवल इसके साथ x का गुणा नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ भी करना होगा तो दोनों ही पक्षों में हमें समान रूप से परिवर्तन करना होगा। जैसे अगर मान लेते हैं आपका कोई तराजू है, तराजू में आपने सेब चढ़ाया है दोनों पलड़े पर। अगर एक सेब आप एक पलड़े पर डालते हो, दूसरा सेब दूसरे पलड़े पर डाल देते हो, तो बीच वाला जो कांटा होता है ना, वह वहीं का वहीं बना रहेगा। उसी प्रकार से अगर इन सारे के साथ हम समान परिवर्तन कर दें तो मान में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों में x का क्या करने पर, गुणा करने पर, दोनों पक्षों में हम क्या करा देते हैं, x का गुणा। जब x का गुणा अब दोनों पक्षों में होगा तो इसके भी साथ होगा, इसके भी साथ, इसके भी साथ, इसके भी साथ, सबके साथ समान व्यवहार। अब यहां पे देखिए, इसके साथ x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10x का स्क्वायर, माइनस इसके साथ गुणा होगा तो x का गुणा 1 में होगा तो x से x आपका कट जाएगा, तो यहां से केवल बचेगा आपका 1, x से x कट गया, ऊपर वाला केवल 1 बचा। 3 में x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहां से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें लगता है कि आप बहुत ही आसानी पूर्वक, बहुत आसान ढंग से इसको आप आराम से कर सकते हैं। एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्या इसके बाद से आप कर लोगे? एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्या इसके बाद से आप कर लोगे कि या कोई दिक्कत होगी आपको, किसी भी प्रकार की क्या कोई दिक्कत होगी या कर लोगे? क्या कोई दिक्कत होगी या कर लोगे? चलिए, CGWP नहीं कर लोगे। चलो बताते हैं। देखिए, गुणनखंड करना आना चाहिए। अगर गुणनखंड कक्षा 10वीं में आ गए, गुणनखंड नहीं आ रहा है तो वास्तव में आपकी मैथ बहुत कमजोर है, बहुत वीक है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो x स्क्वायर के साथ में लिखा होता है और जो एक अकेले रखता है, उन दोनों को लेते हैं और उन दोनों का रफ कार्य की बात कर रहे हैं। x स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है 10 और एक जो अचर पद होता है, जो x y किसी के साथ ना लिखा हो, उसको ले लेते हैं और दोनों का करते हैं गुणा चिन्ह के सहित। ये प्लस का है तो प्लस का 10 लिए, ये माइनस का 1 था तो माइनस का 1 लिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10। क्या आया? माइनस का 10। ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि 10 को हमें 2 भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है और ऐसे भागों में बांटना है कि उन दोनों को घटाने पर ये बीच वाली संख्या 3 प्राप्त हो। यानी कि 10 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि घटाने पर, माइनस है तो घटाने पर, प्लस रहता तो जोड़ने पर, घटाने पे कितना आना चाहिए? 3। तो 10 को अगर 2 भागों में बांटे तो 2 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 2 × 5 करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। और 2 - 5 करेंगे तो बताओ 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 10 के जगह पर हम 2 × कितना रख देते हैं? 5। अब 10 इसका गुणनखंड हमने किया 2 × 5। अब इस 2 × 5 को इस समीकरण में हम कहां रखेंगे?
रखेंगे 3 के जगह पर। कहां रखेंगे? 3 के जगह पर। बिल्कुल पूरा बता रहे हैं, टेंशन ना लीजिए, हर एक सवाल मैं पूरा बताऊंगा, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा पूरा बताऊंगा, टेंशन ना लें। अब यहां पर हमें 10 के जगह पर, क्या इतनी बातें समझ में आई ना? 10 के जगह पर हम रख सकते हैं 2 इंटू 5, क्योंकि 2 इंटू 5 कर देंगे तो 10 ही होगा, और 2 माइनस 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। हमें 3 ही तो चाहिए। अब 3 के जगह पर हम 2 इंटू 5 लिखेंगे, इसका जो फैक्टर होगा उसको लिखेंगे। लिख लो 10x का स्क्वायर माइनस 3 के जगह पे हमें लिखना है 2 माइनस 5, कितना लिख देंगे? 2 माइनस 5, और माइनस का 1 साथ में, इसके 3 के जगह पर कितना है? x है, तो x लिख देंगे माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब x का गुणा करा दो अंदर, x का गुणा करा दो अंदर। अब यहां पे 10x स्क्वायर माइनस 2 का गुणा जब 2 में होगा तो कितना हो जाएगा? 2x। एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी माइनस अगर बाहर हो, अंदर गुणा कराते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। 2 प्लस में था, माइनस में हो गया, 5 प्लस में, माइनस में है, प्लस में हो जाएगा। 5 में x का गुणा होगा तो 5x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखो 2 पद आपके बन गए, 4 पद कुल बन गए, 1 2 3 4, 4 में से 2 का आप बना लो जोड़ा। नहीं हुआ ना? ठीक, चलिए, कुछ टेक्निकल समस्या आ गई थी जिसके कारण आपका वीडियो रुक गया था। एक बार अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक ठाक जा रही हो तो एक बार कमेंट करें, फिर जल्दी से चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपका विलम्ब हो रहा है कुछ। और सबसे पहला चीज़ कि आज जो हम लोगों का पहला दिन है, पहले दिन भी अगर आप लोग इतना जुड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है। और समस्या आ रही है, थोड़ा सा टाइमिंग को चेंज किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। एक बार जल्दी से करेंगे सब लोग कमेंट, फिर चलेंगे देखेंगे। फिर से अगर सब कुछ सही से चल रहा हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग, फिर दस बजे क्या? हाँ, सुबह का टाइम सोच रहे हैं। 10 बजे भी ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 10 बजे ना रह पाता हूँ। चलिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो एक बार यस लिखेंगे। समय बताएंगे, समय बताएंगे, टेंशन ना लीजिए, समय बताएंगे। और अभी जब तक आप लोगों का पेपर नहीं हो पाता है तब तक प्रयास रहेगा कि आप लोगों के बीच में पर डे लाइव आया जाए। साइंस और मैथ की, देखिए 2 विषय की तो मैं 2 विषय की जिम्मेदारी मैं अपनी तरफ से लेता हूं, जिसकी तैयारी आप लोगों को कराऊंगा। साइंस लगभग हर एक चैप्टर का मैंने पढ़ा दिया हुआ है, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको मैं डिस्कशन करूंगा लाइव सेशन के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। रात 2 बजे, चलिए ठीक है, प्रयास करूंगा एसएसटी का भी। बताया जाएगा, समय बताया जाएगा, टेंशन ना लें। टेलीग्राम से, और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जो भी चैनल से संबंधित अपडेट होती है टेलीग्राम पर आपको बता दिया जाता है। मैं प्रयास ये करूंगा कि देखिए, मेरे पास भी कुछ समय ऐसा है कि ना तो मैं रात के 2 बजे पर डे खाली हो सकता हूँ, लाइव आ सकता हूँ, और ना ही पर डे मैं 10 बजे लाइव आ सकता हूँ। तो बीच का समय निकालेंगे, 5:30, सुबह के 5:30 का समय रखा जाएगा मैथ के लिए। बताया जाएगा जैसा भी होगा। एक बार सब कुछ सही से आ रहा हो तो फिर से शुरू किया जाए।
शाम में यही समस्या आ रही है, थोड़ी सी लाइटिंग की समस्या है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए शाम में रखना। शिवम मिनी ब्लॉग, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। हाँ चलिए, मैं बताऊंगा, समय बताऊंगा, टेलीग्राम से आप लोग जुड़े रहें, जैसा भी होगा मैं समय आप लोगों को बता दूंगा। समय जो भी समय रखा जाएगा, समय आप लोगों को बताया जाएगा। समय आप लोगों को बताया जाएगा, टेंशन ना ले। चलिए देखिए, हम लोग सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? क्या यहां तक सभी बच्चे समझ पाए? इसके आगे से बताया जाए या फिर से बताया जाए? एक बार कमेंट कीजिएगा। सर विज्ञान का अध्याय 15 का बेसिक वीडियो लाओ ना प्लीज। ओके कमलेश, अध्याय 15, ठीक है, देखता हूं। पहले अभी मैथ यहां पढ़ाया जा रहा है, मैथ को देखो। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? अब इसके आगे से चला जाए। हाँ आगे, ओके आइए देखते हैं। देखिए, हमने बताया कि सबसे पहले हमने इस 3 का व्यवस्था करना है, यानी x के साथ जो लिखा होगा उसका व्यवस्था करना है, उसको 2 भागों में बांट लेना है। और जब 2 भागों में आप बांट लोगे तो टोटल व्यंजक आपके पास 4 प्राप्त होगा, 4 व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, जिसमें से 2-2 का आप पेयर बना लो, 2-2 का जोड़ा बना लो। और इन 2-2 के जोड़ों में से आप क्या करो, 2-2 के जोड़े में से जो भी कॉमन हो कॉमन ले लो। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 2x इसमें भी है, 2x यहां भी है, तो 2x को यहां से क्या कर लो, बाहर खींच लो। 2x को बाहर खींचोगे, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अब यहां से 10 में जब 2 का भाग दिया जाएगा कितना आएगा, 5। x स्क्वायर में x का जब भाग दिया जाएगा कितना बचेगा, x। माइनस तो रहेगा ही, 2x में 2x का भाग दिया जाएगा कितना बचेगा, 1। अब इसमें देखो, दूसरे वाले में चिन्ह को चिन्ह लगा लो। दूसरे वाले में देखो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 5x, यहां पे एक कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जहां पे कुछ कॉमन नहीं हो एक, जैसे कहा जाता है ना, जिसका कुछ नहीं होता उसका सब कुछ भगवान होता है। तो जहां पे कुछ कॉमन ना हो वहां पे क्या होता है, एक होता है। एक कॉमन ले लो, संख्याएं बदलेंगी नहीं। 5x माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 5x माइनस 1, 5x माइनस 1, जब कभी भी आप गुणनखंड सही से अगर किए हो ना, तो ये आपका दोनों पेयर मिल ही जाएगा। इन दोनों में ये कॉमन है, तो आप इसको क्या कर लो, कॉमन ले लो, 5x माइनस 1, और 5x माइनस 1 को कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा आपका केवल 2x, और इसमें बचेगा आपका प्लस के साथ 1 इक्वल टू कितना, 0। अब इसमें 2 काम करो, 2 चीज आया, एक इतना और एक इतना, बराबर क्या है, 0। एक बार इतने के बराबर 0 ले लो, एक बार इतने के बराबर 0 ले लो। तो जब यदि आप लिखोगे कि यदि 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 5x 1 को उधर फेंक दो तो 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, फिर 5 को उधर फेंक दो तो 5 उधर जाएगा तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 5। दूसरे क्रम में इसको ले लो, तो यदि आपका 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो आपका 1 को उधर फेंको तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बटे 2। यही आपके इस समीकरण के 2 मूल हो जाएंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब बताइए कहां पे समझ में नहीं आया, एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए, अगर किसी को इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो, जो आपका माइनस प्लस आ रहा है, एक बार मिला लीजिएगा। x का मान कितना आया, 1/5, और x का मान कितना आया आपका, माइनस का 1/2। देखिए माइनस प्लस में कहीं तो कोई मिस्टेक हुआ नहीं है, यहाँ पे प्लस ठीक है, 2x प्लस 1, चलिए ठीक है। बिल्कुल, चलिए कमलेश कह रहे हैं एक बार और बताइए। देखिए सबसे पहले देखिए कुछ है नहीं, गुणनखंड है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है नीचे में x करके। सबसे पहले इसको इस रूप में आपको बदलना है, यानी कि 3 को आप इधर ले आओ, तो 3 आपका प्लस में है तो 3 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब x को आपको हटाना है, तो आपका अगर ऊपर में x हो तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ऊपर में x होने के लिए इसमें x का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब केवल एक के साथ आप x का गुणा नहीं कर सकते, आप सभी के साथ x का गुणा करेंगे, तो सभी के साथ जब x का गुणा होगा तो आपका यह समीकरण बन जाएगा।
10x में x का गुणा होगा x स्क्वायर, 1/x में देखिएगा यहां पे ध्यान से, 1/x में जब x का गुणा होगा तो x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बच जाएगा, तो यहां पे 1 बच गया। 3 में x का गुणा होगा तो कितना हो गया 3x हो गया। अब यहां पे इसको थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लो, इस रूप में बनाना है, b x वाले को दूसरे नंबर पे ले आओ, x स्क्वायर को पहले नंबर पे रख दो, अचर पद को बाद में रख दो। इसको हमने इस प्रकार से क्या कर लिया, चिन्ह के सहित रीअरेंज कर लिया। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, गुणनखंड करने के लिए हम x स्क्वायर के जो साथ में लिखा रहता है उसको, और जो अचर पद यानी किसी के साथ में नहीं रहता है उसको, दोनों को लेकर के आपस में क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहां से हमने 10 को लिया, यहां से -1 को लिया, चिन्ह के सहित मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराए तो माइनस का 10 आया। माइनस चिन्ह आपका यह बताता है कि इस संख्या को 2 भागों में तोड़ना है और उन दोनों भागों में से घटाने पर आपकी आनी चाहिए बीच वाली संख्या। तो 2 भागों में तोड़ दिया, 5 × 2, 5 × 2 करेंगे तो भी कितना आएगा, 10 आएगा, और 5 में से 2 घटा भी देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। घटाने पर 3 आना चाहिए, तो घटाने पे कितना आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। तो इसको 2 × 5। अब देखिए कुछ बच्चों का कंफ्यूजन था कि यहां पे 2 × 5 करें या 5 × 2 करें, चाहे कुछ भी करें उसमें दिक्कत नहीं है, चाहे 2 × 5 कर लो चाहे 5 × 2 कर लो, तो इसको कर सकते हो आप। यहां से आपका ये हो गया, इसको 2 भागों में हमने तोड़ लिया। अब इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास 4 पद आ जाएंगे, उन चारों पदों में से 2-2 पदों का हमें क्या करना है, पेयर बना लेना है। उन दोनों पदों में से जो कॉमन होगा कॉमन निकाल लेना है, फिर से हमें 2 कॉमन प्राप्त होंगे, कॉमन वाले को बाहर निकाल लेना है, जो बचा उसको एक ब्रैकेट में, यानी कि इसको आप उठा करके एक ब्रैकेट में, इन दोनों के जगह को एक ब्रैकेट में कर लो, 2 ब्रैकेट के जगह पर एक ब्रैकेट में इनको ला लो, बाकी जो बच रहा है उसको दूसरे ब्रैकेट में कर दो, बराबर कर दो 0। एक बार इतने के बराबर 0, दूसरी बार इतने के बराबर 0, तो आपके x के 2 वैल्यू क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। बताइए क्या डाउट है। रोहित राजपूत, सर समझ में नहीं आया। देखिए बाद में जब सेशन के साथ जुड़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा, जो बच्चा शुरू से दिख रहा है, लिख रहा है, देख रहा है, उसको समझ में आ जाना चाहिए। सर अगर हम 5x को -2x से घटाते हैं तो 3x आएगा ना, मेरे को यह पर डाउट है। देखिए वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए आप अगर चाहे तो 5 × 2 कर लो, 5 × 2 कर लो, चाहे 2 × 5 कर लो, 5 × 2 कर लो, चाहे 2 × 5 कर लो, उससे आपको दिक्कत नहीं है, आपका आंसर यही आएगा। समीकरण के मूल, हाँ हो सकता है एक मूल ये माइनस आए तो एक मूल क्या आ जाए, प्लस में आए, लेकिन दोनों में से एक माइनस प्लस आएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, कोई उसमें समस्या की बात नहीं है, नंबर आपको फुल मिलेगा। चाहे आप 2 × 5 कर लो या 2 - 5 कर लो या 5 - 2 कर लो, बात उसमें दिक्कत की नहीं है। चलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए। क्या सभी बच्चे को समझ में आया? एक बार एस करो, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ जाने के कारण समस्या हो गई थी, जिसके कारण, हाँ सही है, बिल्कुल अच्छी बात, शिवा साहू सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि शंकु की ऊंचाई, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 11 करने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आपको बोल रहा है क्या कि शंकु की ऊंचाई आपको क्या ज्ञात करना है, पता करना है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आपको क्या करना है, शंकु की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। कह रहा है कि यदि उसका आयतन, शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन भी का मान दिया हुआ है, कितना, भी का मान दिया हुआ है 550 सेंटीमीटर क्यूब, कितना दिया हुआ है 550 सेंटीमीटर का क्यूब, और कह रहा है तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। इसका व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास यानी डी का मान कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इसको जब हल करोगे तो एक बात आपको पता होनी चाहिए, ये 11वां सवाल है आपका, कि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, या जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। तो अगर d का मान, व्यास का मान 10 है तो त्रिज्या का मान, r का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इस चीज को याद रखिएगा। अब शंकु का आयतन, मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे शंकु का आयतन कमेंट बॉक्स में लिखें कि शंकु के आयतन भी का फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है। सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर चलते हैं इसके सलूशन की ओर। चलिए रोहित राजपूत, आज मेरा बर्थडे है, वेरी वेरी
वेरी हैप्पी बर्थडे और आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की को, बहुत सारे मुकाम को हासिल करें और अच्छे से अच्छा अपना भविष्य का निर्माण करें। हाँ, वेरी गुड राज, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ यह सवाल किसको किसको हलवा हो जाएगा? करना कुछ नहीं है, सबका मान दिया हुआ है, मान उठा करके बस क्या करना है, रख देना है। आइए रखते हैं फटाफट मान को। भी का मान देखिए कितना दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है 550, तो भी के जगह पे चुपचाप रख लो 550 और ये है आपका 1/3, तो 1/3 रख लो। पाई का मान कितना होता है 22/7, पाई का मान 22/7 रख लो। आर का स्क्वायर, आर का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और इंटू एच, एच का मान इसमें ऊंचाई, आपका ऊंचाई, अच्छा हाँ ऊंचाई तो पूछ रहा है ना, हाँ ठीक है ठीक है, ऊंचाई की जगह पे क्या रख लो एच, ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। श्रेया जायसवाल आंसर भी आ गया 25। चलिए बहुत अच्छी बात है, देखते हैं कितना आता है। अंडर रूट कहां से लगा दिए शिवा साहू? चलिए यहां से हम h का मान निकालते हैं, h का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए इस सारे पद को उठा करके यहां h को हमें छोड़ना है, तो h का मान ज्ञात करने के लिए इन सारे को उठा करके हमें क्या करना है, इधर लाना है। एक बात बस ध्यान रखिएगा कि जो भी चीजें नीचे हैं वह ऊपर चली जाएंगी और जो भी ऊपर है वह कहां चली आएंगी, नीचे चली आएंगी। आइए ध्यान से लिखते हैं, यहां पे ये ऊपर में कितना है, यहां से 550 है। अब नीचे वाली संख्याओं को ऊपर आना है तो 3 इसके साथ ऊपर आ जाएगा, 7 इसके साथ ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाली सारी संख्याएं नीचे चली जाएंगी। तो ऊपर में 1 है, ऊपर में आपका 22 है और ऊपर में कितना है 25 है, ऊपर में कितना है आपका 25 है। सबसे पहले इसको काट दो किससे, सबसे पहले इसको काट दो किससे, काट दो 25 से, 25 से काट दो। 25 दुना के कितना होता है 50, 25 दुना कितना होता है 50, फिर से 50 आ जाएगा, फिर से कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, 25 दूना 50, 22 से ये गया एक बार में, तो h का मान यहां से कितना आया 22, ये सब सारा कट गया, 3 × 7 कितना आया, 3 × 7, तो h का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। हलवा सवाल, किन किन बच्चों को हलवा हो गया, एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे हलवा लिखेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। काफी बच्चों का, सुरेश वर्मा, राज और सौम्या, वेरी गुड आंसर। किन किन बच्चों को यह प्रश्न हलवा हुआ जल्दी से, वेरी गुड राज, फूड अवे, कमलेश। ये वाला लास्ट है ना, चलिए बहुत बच्चों के लिए हलवा हो गया और अगर मन करता होगा तो मम्मी से बनवा लीजिएगा। चलिए मैं अगला सवाल यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग हल करने का प्रयास कीजिएगा, फिर से मैं तब तक अपने इस बोर्ड को साफ कर लूंगा। क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर कितना है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, हाँ बिल्कुल शुभम प्रजापति, हलवा है, एकदम हलवा है, हलवा बनाइए और फटाफट खाइए। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा 11 में एक और सवाल था, और करके दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में ही एक और करके है, हर सवाल को करते चलेंगे, कौन सा क्या पता कौन सा प्रश्न आ जाए, अथवा करके है, या तो आप इसको कर लीजिए या तो जो दूसरा आ रहा है उसको कर लीजिए। सवाल है आपका 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। इस यानी कि इसमें सबसे पहले देखिए जो आप हल करेंगे, हल कर लेंगे यहां और यहां लिखेंगे दिया है, जो भी दिया होगा उस दिया है को लिख लेंगे कोष्टक में। यहां क्या क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि व्यास का मान, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, व्यास का मान कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, व्यास का मान 14 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां से त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन, अर्धगोले का क्या संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और क्या ज्ञात करना है आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है।
चलिए एक बार कमेंट कीजिएगा सब लोग, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ और आयतन होता है क्या होता है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन, एक बार आंसर होगा सर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड राज, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या संपूर्ण पृष्ठ है? चलिए आयतन भी निकालिए। संपूर्ण पृष्ठ का देखिए जो फार्मूला होता है वो होता है 3 पाई आर का स्क्वायर, और ये आपका होता है 3/4 सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन का फार्मूला होता है। बारी बारी से फार्मूला लगाइए और फटाफट क्या कीजिए, निकालिए। एक बार आप लोग हल कीजिएगा, तब तक मैं बोर्ड को साफ करता हूं जल्दी से, और जिसका हो जाएगा कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखेंगे आप लोग। कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखेंगे सुरेश वर्मा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड सौम्या कश्यप हलवा। $442 आ गया संपूर्ण पृष्ठ। PS पटेल, जय श्री राम आपको भी। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का जो आयतन होता है वह कितना होता है? 2 पाई आर का स्क्वायर। अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछता है तो 2 पाई आर का स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का अगर आयतन बोल दिया और संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। और अर्धगोले का अगर क्षेत्रफल बोलता है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ इसका ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर। 3 पाई आर का कितना हो जाएगा स्क्वायर? तो 3 इंटू पाई का मान रखेंगे हम तुरंत से 22/7, आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, ये हो जाएगा 22 तिहाई कितना हो जाएगा? 66 इंटू 7, और ये 6 छक 36 सॉरी 7 छक कितना हो जाएगा? 42, 42 की 2, 7 छक 42, और 42 और 4 कितना हो जाएगा? 42 4 हो जाएगा 46, और ये संपूर्ण पृष्ठ है। और संपूर्ण पृष्ठ का जो मात्रक होता है वह सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? 462। जिन भी बच्चों का 462 आया है, हाँ बिल्कुल, और शिवा का 1437.33। चलिए बहुत अच्छा। आइए देखते हैं इसका आयतन देखते हैं। अगर इसके आयतन का अगर हम मान ज्ञात करें तो इसका आयतन भी बराबर कितना हो जाएगा? आयतन भी बराबर कितना है? 2/3 पाई आर का क्यूब है। इसको हल करते हैं। 2/3 पाई का मान कितना रख दो? 22 बटे रख दो 7, और इंटू आर का क्यूब है तो आर का क्यूब यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से आपका एक 7 कट गया, और यहां पे 22 दूना कितना हो जाएगा? 22 दूना हो जाएगा 44, 44 इंटू 7 सते कितना हो जाएगा? 49, और बटे में कितना है? बटे में है आपका 3। 44 इंटू 49 और बटे में कितना है? 3। जल्दी से इसको हल कीजिएगा। 44 इंटू कितना है? 44 इंटू कितना है? 49, 2156 आएगा। यह कितना आएगा आपका? 2156, और बटे में कितना होगा? 3। तो 2156 से 3 को काट दो, कितना हो जाएगा? 3 सते 21 हो जाएगा, और 3 एक कम 3, 2 बचा 26 हो गया, 3 वठे हो जाएगा 24, 2 बचा 3 718.33, और ये आयतन है तो ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर का क्यूब। यही आपका हो जाएगा आंसर। जिन भी बच्चों का, कैसे एक भी बच्चे सही से नहीं लाए, 718.33 राज बिल्कुल सही आपका।
चलिए, जो फालतू बच्चा जो फालतू कमेंट करेगा उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर जीवन में कभी मेरे चैनल से जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए फालतू बातें न कीजिए, यहां पे केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो 718 पॉइंट कितना आया? 33। 718.33 घन सेंटीमीटर जिसका आया, बिल्कुल राइट जवाब है। आइए चलते हैं, अब नेक्स्ट सवाल पर। अगर समय ज्यादा हो गया हो और अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो पढ़ने में, हो सकता है अगर बोर हो गए हो, तो बताइए, सेशन को समाप्त कर दिया जाए और फिर अगले क्रम में हम यहीं से इसके बाद से शुरू करेंगे। चलिए, यदि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है चलिए, हो गया, काम खत्म हो गया। जो फालतू का बकवास करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलिए, अगले सवाल में देखिए, अगला सवाल मस्त सा सवाल है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। मैं यहां पे पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये एक आंकड़ा आपका दिया हुआ है। अब देखिए, ये आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक का सवाल है। इसमें आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, आपको वर्ग दिया हुआ है, आपको आवृत्ति दी हुई है, और इससे आपको क्या ज्ञात करना है? इससे आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। देखिए, आपका वर्ग आपका दिया हुआ है 0 से 10, 40 से 50 तक दिया हुआ है। कितना? 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ये आपका एक वर्ग दिया हुआ है और आवृत्ति इसकी कितनी है? 4, 10, 15, 8, 3। कितना है? 4, 10, 15, 8 और कितना है? 3 है। ये आपको एक आंकड़ा दिया हुआ है और इसकी माध्यिका आपसे क्या कर रहा है? इसकी माध्यिका आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। इसकी माध्यिका आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। अगर मैं यहां पे माध्यिका का फार्मूला लिखता हूं, अगर मैं माध्यिका का फार्मूला लिखता हूं, तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? माध्यिका का फार्मूला होता है आपका L प्लस n/2 माइनस का CF बटे F और इंटू में होता है H। क्या यह फार्मूला किसी भी बच्चे को पता था? अगर पता था तो S लिखिए। अब बारी बारी से हम चलेंगे और इसको हल करेंगे। कौन कौन बच्चा कर सकता है? एक बार S लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। गोले के आयतन को आधा कर दो, अर्ध गोले का आयतन हो जाएगा। बिल्कुल, यस यस यस। चलिए, हाँ, बहुत अच्छी बात। ये देखिए, इसका फार्मूला होता है, अगर मैं यहां पे इसको देखूं, माध्यिका निकालने का जो ये होता है, इसमें आप 3 कॉलम बनाओ। एक वर्ग बना लो और दूसरी बना लो आवृत्ति और तीसरी बना लो संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। तीसरा बना लो क्या? संचयी बारंबारता। यानी कि संचयी बारंबारता को ही हम CF कहते हैं और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? F कहते हैं। ये 3 कॉलम आप क्या कर लीजिए? बना लीजिए। और तीनों कॉलम में वर्ग आपका कितना है? 0 से आपका है 10, 0 से 10 की आवृत्ति कितनी है? 4, और आपका कितना है? 10 से 20 और 20 की आवृत्ति कितनी है? 10 है, और आपका है 20 से 30 और इसकी आवृत्ति कितनी है? इसकी आवृत्ति है 15, और आपका है 30 से 40, इसकी आवृत्ति कितनी है? 8, और आपका है 40 से 50, इसकी आवृत्ति कितनी है? 3। इसकी आवृत्ति कितनी है? 3 है। इस प्रकार से आपका क्या बन गया? एक टेबल बन गया। अब इसके बाद
आपको संचयी बारंबारता में पहले तो आपको जो बारंबारता है उसी को लिख देना है। दूसरे क्रम में हम 4 को 10 के साथ जोड़ेंगे, 4 को 10 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, 14 को यहां लिख देंगे। अब 14 को हम 15 के साथ जोड़ेंगे तो 14 और 15 कितना हो जाएगा 29, तो 29 को यहां लिख देंगे। अब 29 से 8 जोड़ेंगे, 29 से 8 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, 37 को वहां लिख देंगे। 37 में 3 जोड़ेंगे तो ये 37 और 3 कितना हो जाएगा 40। और यहां पे जो आपका CF का मान है, यानी कि अगर n का मान देखा जाए तो n का मान यहां पे कितना है 40, यानी टोटल संख्या आपकी बारंबारता की कितनी आ रही है 40। अब आपको सवाल में दिया हुआ है n/2, तो सबसे पहले आप n/2 का मान ज्ञात कर लो। n का मान कितना है 40/2, यानी कि कितना आ गया 20। इसका मान ज्ञात किए तो आपका कितना आ गया, इसका मान ज्ञात किए तो आपका आ गया 20। अब बताइए क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? क्या हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने वर्ग और आवृत्ति को लिख लिया। इसमें हमने एक नई चीज जोड़ी जो कि आपका है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में हम क्या करते हैं, इन्हीं आवृत्तियों को जोड़ करके हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे 4 है तो 4 में 10 जोड़ेंगे 14, 14 में 15 जोड़ेंगे 29, 15 में फिर से 8 जोड़ेंगे, 29 में फिर से 8 जोड़ेंगे तो 37, 37 में फिर से 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40। और यहां पे जो अंतिम में आएगा ना वह n का मान होगा। आपको सूत्र में चाहिए n/2, तो n/2 का मान कितना हो जाएगा 40/2, यानी कि हो जाएगा आपका 20। अब इस 20 को हम देखेंगे, 20 किस संचयी बारंबारता की सीमा में आएगा। तो देखो यहां पे तो आपका है 14, इसमें तो आना संभव नहीं है 20। लेकिन अगर 29 को देखा जाए तो 29 में आपका 20 आएगा, और जिस किसी में भी 20 आएगा उसको आप इस प्रकार से क्या कर लोगे, उसको आप इस प्रकार से घेर लोगे जिसकी संचयी बारंबारता में, यानी कि ऐसी संचयी बारंबारता लेनी है कि जिसमें n/2 का जो मान आ रहा है उसके बीच में होना चाहिए। तो 14 तक में तो 20 आएगा नहीं, 20 हमेशा 14 से 29 के बीच में आएगा, यानी संचयी बारंबारता 29 वाला आपका जो वर्ग होगा वही आपका संचयी बारंबारता का माध्यिका वाला वर्ग होगा। अब यहां पे देखिए कौन सा मान क्या क्या है। अगर इस टेबल के हिसाब से हम चलें तो इसका जो आपका 29 है, CF का मान कितना है, CF का मान 29 है। CF के टेबल में इसका मान कितना है 29 है। F का मान कितना है 15, F का मान कितना है, आवृत्ति कितनी है 15, तो F का मान कितना है आपका 15 है। और यहां पे देखिए 20 और 30 है। L का मतलब है, L का मतलब होता है निम्न सीमा। अब इसमें देखिए ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, छोटी वाली संख्या निम्न सीमा, बड़ी वाली संख्या उच्च सीमा। तो निम्न सीमा इसमें 20 है, यानी जो L का मान है वह कितना है 20 है। अब हमें लगता है, और n/2 का मान तो हमारा कितना है, n/2 का मान हमारा 20 है ही। हमें लगता है कि जो भी दिया हुआ है उनका मान हमें सबका सब पता हो गया। अब आगे देखिए, आइए हम ज्ञात करते हैं अब इसकी माध्यिका। तो माध्यिका में हम क्या करेंगे, माध्यिका को निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या है आपका, L प्लस n/2 और माइनस का कितना है CF है, और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई F, और इनटू में कितना है H है। H क्या है, H आपका है दो वर्गों के बीच का अंतर, दो वर्गों के बीच का अंतर। अब देखिए 10, 0 और 10 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। 10 से 20 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। 20 से 30 में किसका अंतर है, 10 का अंतर है। तो यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, 10 का है। तो H का मान कितना हो जाएगा 10। आइए सबका मान फटाफट उठा करके चिपका देते हैं। L का मान कितना है 20, तो L के जगह पे 20 प्लस n/2 का मान कितना है 20, तो इसके भी जगह पे 20 माइनस का CF का मान कितना है 29, तो इसके जगह पे 29, और डिवाइड बाई F का मान कितना है 15, तो इसके जगह पे 15, और इनटू में H का मान है 10। बस हल कर देना है, हमारी माध्यिका निकल के आ गई। ये आपका है 20, 29 में से 20 निकलेगा तो ये आपका प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस का 9 बटे कितना हो जाएगा 15, और इनटू में कितना हो जाएगा 10। काटो, 3 त्रिक का 9, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 5 एकम 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब यहां से आया 20 माइनस 3 इंटू 2। अब बताओ पहले हम 20 में से 3 घटा दें या पहले गुणा करें। यहां पे आ गया आपका बोर्ड मास का रूल। क्या आ जाता है बोर्ड मास का रूल? विनोद सिंह सर, मेरा नाम लेना ना, चलिए विनोद सिंह आपका नाम ले लिया गया। हाँ, कल लाइव आएंगे, पहले आज जो पढ़ाना है उसको तो देखो। अब पहले आप लोग बताइए कि 20 में से 3 को घटाया जाए पहले, या 3 में 2 का गुणा किया जाए। तो
चलिए बहुत अच्छा। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि पहले गुणा करना है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो यहां से इसका गुणा किया जाएगा तो 20 माइनस का कितना हो जाएगा, 20 माइनस का हो जाएगा 6, और इसका उत्तर कितना आ जाएगा 14। यानी कि आपकी जो माध्यिका है ना, माध्यिका की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, माध्यिका की वैल्यू कितनी आ गई, माध्यिका बराबर आ गया आपका 14, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका प्यारा सा उत्तर, जिन भी बच्चों का 14 आया है, 26 कहां से किसका किसका आ जा रहा है जी, 26 26 24 24 24 24 24, कैसे कैसे कर रहे हो आप लोग, कैसे कैसे 24 ला दे रहे हो आप लोग। 14 आएगा आंसर, 14 करेक्ट आंसर है। सरस्वती प्रजापति 14 उत्तर। राज 14, कल्टी मारो फटाफट, कल्टी मारो फटाफट, आ जाओ 14 पे, 14 आपका करेक्ट आंसर है। मारो कल्टी, कल्टी मारो, कल्टी मारो, 14 पे आ जाओ। अब बताओ इसमें से किसको किसको बात समझ में नहीं आई, कोई ऐसा स्टेप बताओ जो कि आपको समझ में ना आया हो, कोई ऐसा स्टेप अगर हो जिसमें आपको समझ में ना आया हो, जल्दी से एक बार कमेंट करें। सारणी को एक बार बताइए। चलिए सारणी में देखिए क्या करना है, दो चीज हमें दिया ही हुआ है, वर्ग और आवृत्ति। वर्ग और आवृत्ति हमें दिया हुआ है, हमें अलग से ऐड करना है सी एफ, क्योंकि सूत्र में आपका सी एफ होता है ना, तो सी एफ में हम क्या करते हैं, आवृत्ति को हम बस जोड़ते जाते हैं। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले तो 4 है तो पहला आपका 4 ही लिख देंगे। दूसरे में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जो आएगा यहां लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद उसके जोड़ को इसमें जोड़ेंगे, जो भी आएगा यहां लिख देंगे। जैसे 10 और 4 14 आया, तो 14 हमने यहां लिख दिया। 14 फिर जो भी जोड़ आया इसके साथ इसको जोड़ेंगे, यानी अगर अगले क्रम में यहां पे जो आया इसके साथ इसको जोड़ेंगे, तो 15 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 29। फिर इसके साथ इसको जोड़ेंगे, यानी कि 29 में 8 जोड़ दिए तो कितना आया 37। फिर से 37 में हम 3 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ दिए तो कितना आया 40। तो इस प्रकार से हम CF यानी संचयी बारंबारता को ऐड कर लिए। अब संचयी बारंबारता के लास्ट में जो आता है ना, वही मान होता है n का, तो n/2 हमें निकालना है। तो n/2 यानी कि n का जो भी मान आया उसमें 2 का भाग कर दिए तो कितना आया 20 आ गया। CF का बताइए, CF यहां पे n/2 आया ना आपका, n/2 में हम क्या करेंगे, n/2 किस में आ रहा है, इस CF के अंदर मैच कराएंगे कि 20 किस में आ रहा है। अब देखिए 4 में तो 20 आएगा नहीं, 14 में तो 20 आएगा नहीं, 37 में 20 ज्यादा हो जा रहा है, इसके पहले 29 है, तो 20 किस में आएगा, इसी 29 में आएगा। अब जिस किसी में आपका 20 आ रहा है, यानी n/2 का मान जिस किसी में आ रहा है, उसको आप पूरा एक गोला इस प्रकार से बना दीजिए। अब इसमें जो आपने यहां पे सूत्र में जो CF लिखना है ना, वह इस CF का जो आपने गोला बनाया है उसका जो भी CF का मान रहेगा वह CF के जगह पे हो जाएगा। F जो आपने गोला बनाया है उसके अंदर की आवृत्ति जो रहेगी वह F का मान हो जाएगा। L होता है निम्न सीमा, तो निम्न सीमा इसकी कितनी है, छोटी संख्या को निम्न सीमा, बड़ी संख्या को उच्च सीमा। तो जो आपने गोला बनाया है इसकी निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा 30 है, तो हमें निम्न सीमा से मतलब है, तो इसका L यानी कि निम्न सीमा कितना है 20 है। H होता है वर्ग अंतराल, वर्ग में अंतराल कितने का है, 0 से 10 में कितने का अंतराल है, 10 का है। 10 से 20 में कितने का अंतराल है, 10 का है। 20 से 30 में कितने का अंतराल है, 10 का है। 30 से 40 में कितने का अंतराल है, 10 का है। 40 से 50 में कितने का अंतराल है, 10 का अंतराल है। तो इस प्रकार से आप इसको पूरे को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। और इसमें जो सूत्र आपका दिया हुआ है, सूत्र में सारे मान को क्या कर दोगे, पुटअप कर दोगे, और सारे मान को पुटअप करके उसका क्या कर दोगे, पोस्टमार्टम कर दोगे। अंतिम में पोस्टमार्टम के बाद छोटा सा जो एक प्यारा सा वैल्यू बचेगा वही आपका हो जाएगा आंसर। बताओ किसको किसको ये सवाल जो है एकदम बिल्कुल हलवा हो गया, एक बार कमेंट बॉक्स में करें हलवा। हाँ, बाकी कल करेंगे। यहीं पे मैं चाहता हूं कि सेशन को, मैं भी ये चाहता हूं सेशन को अंत कर दें, लेकिन इसमें एक अथवा में और है, अगर ज़्यादा बोरियस ना हुए हो तो एक अथवा वाले को बता दिया जाए, लेकिन जैसा आप लोग कहें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए बहुत अच्छा बिट्टू हलवा। हाँ, और बताएंगे। चलिए एक सवाल मैं चाहता हूं कि एक सवाल आप लोगों को और बता दिया जाए, एक सवाल और बता दूं, इसका अथवा वाला जो करके दिया हुआ है, अथवा वाला एक सवाल और बता दें, फिर आगे सेशन को अंत करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। मुझे हालांकि कोई विशेष दिक्कत नहीं है,
लेकिन सेशन काफ़ी डिस्टर्ब भी किया हम लोगों को। तो अब अगला बहुलक वाला सवाल है एक, मैं चाहता हूं कि एक और बता ही दिया जाए अथवा वाला, ताकि आपका ये जो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 आपका खत्म हो जाए। अगले लाइव क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। हाँ, अभी जब सेशन खत्म होगा तो बता दिया जाएगा कल का टाइम, टेंशन ना लीजिए आप लोग। हाँ, मैं समझ सकता हूँ 2 घंटा हो गया है, इस सवाल को मिटा दिया जाए। 2 घंटा हो गया है, सेशन काफ़ी डिस्टर्ब भी किया आप लोगों को, और इतना देर तक आप लोग बने रहे हमारे साथ, उसके लिए तहे दिल से, दिल की अनंत गहराइयों से आप सबको धन्यवाद। और माँ सरस्वती, माँ बीड़ा वादनी से आप लोगों के लिए यही हमारी कामना है कि आप लोग अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ें और अच्छे से अच्छे राह पर चलें और अच्छे से अच्छे मुकाम को हासिल करें। चलिए इसको मिटाते हैं। इसके पहले इसको मिटाऊं मैं, उसके पहले मैं सवाल को लिखता हूं, तब तक आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। जो आपका सवाल है इसमें आपका अगले क्रम में बहुलक आपको ज्ञात करना है, और आपकी जो वर्ग सीमा दिया हुआ है, यानी कि आपको वर्ग और आवृत्ति, 2 चीज दिया हुआ है, वर्ग और आवृत्ति। वर्ग और आवृत्ति आपको दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है बहुलक। कितना दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 40 से 50 तक गया है। 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। देखिए इस सवाल को मैंने इसलिए ले लिया ना, क्योंकि इसी के जैसा है। अगर बचा खुचा जो कॉन्सेप्ट होगा आपका थोड़ा बहुत वो क्लियर हो जाएगा, और कल के सेशन में हम एकदम फ्रेश तरीके से 13वें सवाल से कल के सेशन की शुरुआत करेंगे। और इसमें इसकी आवृत्ति जो दिया हुआ है 4, 15, 16, 12, 3, 4, 15, 16, 12, 3, ये आवृत्ति दिया हुआ है। इसमें आपको ज्ञात करना है बहुलक, इसमें आपको ज्ञात करना है बहुलक। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। अगर बहुलक की बात करें तो बहुलक बराबर होता है L और प्लस का इस, ये आपका अंदर में होता है कितना? F माइनस F1 माइनस का F0 और डिवाइड बाई 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2 और इनटू में होता है H। ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास नन्हा सा प्यारा सा सूत्र होता है। इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे और हम करेंगे। तब तक आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। अयोध्या डहरिया, बहुत 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 धन्यवाद। चलिए एक बार करने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद तब तक मैं इसको रफ कर लूँ, फिर सवाल पे चलेंगे और फिर से इस सवाल को हलवा किया जाएगा हर सवाल की भांति, और आपके मुंह में पानी लाया जाएगा ताकि आप मम्मी को परेशान करें अपने हलवा बनाने के लिए। AK साहू, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। ये चैनल नहीं बल्कि आप लोगों का ही परिवार है, और आप लोगों का यही प्यार रहा तो निश्चित तौर पर मैं अगले साल भी मिलूंगा और आपके कक्षा 11वीं के फिजिक्स और मैथ के साथ मिलूंगा, और प्रयास ये करूंगा कि इसी तरह से जैसे यहाँ पे सवाल हलवा हो रहा है, वैसे ही गणित, कक्षा 11वीं का मैथ और कक्षा 11वीं का फिजिक्स भी आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा बना दूं, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या पढ़ाई के क्षेत्र में ना हो और आप अच्छे से अच्छे मुकाम को हासिल करें। चलिए, क्या सवाल करने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं? क्या सवाल करने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं? वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का आंसर भी आने लगा है। 22, चलिए चेक करेंगे अभी आंसर। हाँ बिल्कुल 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 शिवा साहू, 11th में भी मिलेंगे, 11th में भी मिलेंगे। 11th में भी मैं आपको फिजिक्स और मैथ पढ़ाऊँगा, टेंशन ना लें, और यहीं के जैसे फिर से हलवा बनाऊँगा क्लास 11th में भी। और पहले आप लोग अभी पेपर पे फोकस करो, और
इस पेपर की अच्छे से तैयारी करो और अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर करो। सरस्वती प्रजापति अभी बताया जाएगा, लाइव कब से होगा अभी डिसाइड करके बताऊंगा। चलिए, इसमें देखिए कुछ करना नहीं होता है, उसमें जैसे अलग से आपने टेबल बनाया, इसमें अलग से टेबल जैसा कुछ बनाना नहीं पड़ता, बस यहां पे मान आपको समीकरण में रखना है। आपसे बोल रहा है बहुलक, क्या बोल रहा है? बहुलक। लक का मतलब होता है संख्याएं, लक का मतलब यहां पे किसके है? संख्याओं से है। बहु, बहु का मतलब बहुत सारी। अब देखिए, बहुत सारी संख्याएं से मतलब किसमें है कि जिसमें अधिक से अधिक संख्या हो। अगर इस आवृत्ति को देखा जाए तो सबसे ज्यादा आवृत्ति जिसकी भी होती है वही आपका वर्ग जो है बहुलक वर्ग कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान से, जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है वही वर्ग आपका क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग कहलाता है। अब अगर जो बच्चा होशियार होगा ना, वो बच्चा तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि जिस वर्ग की बारंबारता या जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब ऐसी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो ना, तो वो हमेशा के लिए आपके यहां डिजिटल बोर्ड पे छप जाती हैं। आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि हां, सर के वीडियो में, सर के कमेंट बॉक्स में हमने लिखा था कि जिसकी बारंबारता या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। अब देखिए, इसकी आवृत्ति कितनी है? इसकी आवृत्ति है आपकी 4, इसकी आवृत्ति है 4, इसकी आवृत्ति है 15, इसकी आवृत्ति 16, 12, 3। सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा ये वाला है, यानी कि निश्चित तौर पर ये वर्ग जो है, यह वर्ग आपका बहुलक वर्ग है। कौन सा वर्ग है? बहुलक वर्ग है। इस वर्ग को हम क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग कहेंगे। बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, बहुलक वर्ग हमारा क्या है? ये है। अब बहुलक वर्ग का जो f का मान है, फ्रीक्वेंसी का मान है, बहुलक वर्ग के जो f का मान है वह आपका f1 कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, वह आपका क्या कहलाएगा? f1। तो f1 का मान कितना है? यहां से 16। f1 का मान कितना है? f1 का मान यहां से कितना है? आपका 16। और जो आपका बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता होगी वह कहलाएगी f0 या f0। तो ठीक पहले की बारंबारता कितनी है? आवृत्ति कितनी है? 15। तो f0 कितना हो जाएगा? 15। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की जो आवृत्ति होगी वह कहलाएगी f2। तो इसकी बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक बाद की आवृत्ति को f2 कहेंगे और इसके ठीक बाद की आवृत्ति कितनी है? 12 है। और क्या क्या चाहिए हमें? यहां पे जो चाहिए बीच में वाले मिल गया। L का मतलब होता है निम्न सीमा। तो किसकी निम्न सीमा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20, उच्च सीमा 30। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 20। तो इसका मान आपका हो गया 20। अगला है आपका h का मतलब जैसा कि आपको पता है होता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग में अंतराल कितने का है? 0 से 10 में 10 का अंतराल, 10 से 20 में 10 का अंतराल, 20 से 30 में 10 का अंतराल, 30 से 40 में 10 का अंतराल, 40 से 50 में 10 का अंतराल। यानी कि अंतराल आपका 10-10 का है, यानी h का मान कितना है? 10। अब यहां से चलिए, वेरी गुड राज, वेरी गुड, आप वेरी गुड। आप लोगों का कमेंट देख करके बहुत अच्छा लगा हमें। अब इस सूत्र को अप्लाई करेंगे हम यहां पर एज इट इज। यहां पे देखिए, बहुलक हमको निकालना है, तो बहुलक बराबर आपका कितना हो जाएगा? बहुलक बराबर है L का मान कितना है? L का मान है आपका 20। L का मान कितना है? 20। चिन्ह है प्लस का, प्लस लगा दो। F1 का मान कितना है? F1 का मान है 16। यहां पे अब इस पैरामीटर पे बस आपको ध्यान देना है, इस पैरामीटर पर ध्यान देना है और सारे मान को उठा करके आपको सूत्र में चुपचाप क्या करना है? रख देना है। तो इसका मान है आपका 20 और इसका मान कितना है? थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं, अच्छा दिखेगा। इसका मान है 20 और प्लस का इसका मान कितना है? F1 का मान कितना है? 16 माइनस F0 का मान कितना है? 15। तो F0 आपका हो जाएगा 15। 16 माइनस का कितना हो जाएगा? 16 माइनस का 1 मिनट, यहां पे मैंने 15 लिख दिया, यहां पे 5 है। क्वेश्चन में कितना है? 5 है। तो ये आपका 5 हो जाएगा, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहां पे 5 हो जाएगा, तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। और डिवाइड बाई 2F1, तो 2 में F1 का मान कितना है? 16 में 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपका 32 हो जाएगा। माइनस का F0 का मान कितना है? 5, तो ये आपका हो जाएगा 5। माइनस का F2 का मान कितना है? 12, तो ये हो जाएगा 12 और इनटू में हो जाएगा 10। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ अगर हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर आगे हम चलते हैं, इसको आगे हल करते हैं।
यहां पर अगर हम इसको हल करें तो ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 16 में से 5 जाएगा, 16 में से 5 जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 11, 32 में से 12 जाएगा, हो जाएगा 20, और 20 में से 5 जाएगा, हो जाएगा कितना 15, प्लस का 15, क्योंकि 20 का चिन्ह किसका है, प्लस का, और इंटू में हो जाएगा आपका 10। काटो काटो, 5 तिहाई 15 और 5 दूना कितना हो जाता है 10। तो ये आपका हो गया कितना 20 प्लस 11 में 3 का भाग करोगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 दशमलव कितना आ जाएगा आपका 11, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 2 बचा 20 हो गया, 3 छक हो जाएगा 18, 3 छक हो जाएगा 18, 3.66 आया, और इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, इंटू में कितना हो जाएगा आपका 2। चलिए CIC गेमर नो, क्या नो, मायाराम नो, क्या समझ में आया ना। अब देखिए इसका 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो यहां से बहुलक आपका कितना हो जाएगा, बहुलक आपका कितना हो जाएगा, बहुलक आपका हो जाएगा यहां से 20 है, 20 प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूना के कितना हो जाएगा 12, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और 1 हो जाएगा 13 की 3 हासिल, फिर से 1, 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7.32 और यहाँ पे इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस है तो 20 में ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 27.32, यही आपका हो जाएगा बहुलक। इसकी बहुलक का मान कितना हो जाएगा, क्यूट सा प्यारा सा 27.32, इसका प्यारा सा क्यूट सा क्या हो जाएगा आंसर। जी बिल्कुल, राज का राइट जवाब 27.3। वेरी गुड सर, मेरा नाम रेणुका है। देखिए